इंट्रोडक्शन को अभी हम लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। देखो देखो मान लो ये एक स्केलेटल मसल सेल है जिसमें ये और ये दो सार्कोमियर है, याद है ना। ये क्या है, सार्कोमियर, और ये सार्कोमियर, याद है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर होंगे या एक होंगे, ऐसे एक स्केलेटल मसल सेल में बहुत सारे सार्कोमियर होंगे जिसमें इनके बीचों बीच एक नॉन इलास्टिक लाइन है जिसका नाम है एम लाइन। क्या नाम है, और ये येलो कलर का कौन सा नाम है, जेड लाइन। इस बैंड को कौन सा बैंड कहेंगे, ए। और इसको क्या कहेंगे, हाफ आई बैंड। और इसको क्या कहेंगे, हाफ आई बैंड। तो आपसे कहा जाए वन सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ, बोलो, वन ए बैंड प्लस टू हाफ आई बैंड, मतलब वन आई बैंड। दो हाफ को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, वन आई। तो लेकिन आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब देखो इस मसल को अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है, प्लीज लिसन,
तो इसमें नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चर कौन सा है, एम लाइन या जेड लाइन, नॉन इलास्टिक। और इलास्टिक कौन सा है, जेड। अगर बाई एनी, हाँ सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट होके ऐसे हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये सुनो, ये इलास्टिक चीज है तो इसे खींच जाएगा कि नहीं, खींच जाएगा कि नहीं, इसको इधर खींचे तो ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा तो इधर खींचेगा, तो ये ऐसे इलास्टिक है, तो ये छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा हो जाएगा, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर बाई एनी हमारे पास कोई मैकेनिज्म है जिसके जरिए इसको इधर खींच लें और इसको इधर खींच लें, ये मसल सेल छोटा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेम्ब्रेन से इधर अटैच है, मेम्ब्रेन से ये इधर अटैच है, तो छोटा हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं। तो एक बार फिर से इसमें, ए भाई इसको आप ऐसे हाथ पकड़ खींचो, इधर से ये खींचो, तो ये इलास्टिक चीज है, तो ये इधर खींचेगा, और ये इलास्टिक चीज किससे अटैच है, मेम्ब्रेन से, और ये इलास्टिक चीज इधर किससे अटैच है, मेम्ब्रेन से, और ये भी इलास्टिक है, तो ये भी ऐसे खींचा, तो ओवरऑल मसल से छोटा हो गया कि नहीं, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि नहीं, दिस इज अ मसल कॉन्ट्रैक्ट, हो गया भाई, खत्म। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ, अभी तो शुरू हुआ, देखो शायद हमारे एक डायग्राम में छोड़ दिया लगता है। ये वाला डायग्राम आप लोगों की बुक में होगा, ये डायग्राम खोलिए, तो ये डायग्राम खोल लीजिए, आपके बुक में होगा, देखो ये एक स्केलेटल मसल सेल है, पूरी तरह से रिलैक्स है, तब पूरी तरह से रिलैक्स है तब का स्केलेटल मसल सेल है, पूरी तरह से रिलैक्स है। अब पूरी तरह से रिलैक्स है तो ये बताओ, जेड लाइन है, आई बैंड है, इधर हाफ आई बैंड, इधर हाफ आई बैंड, देखो आपके बुक में है, ये है, मिल गया ये। अब इसमें हम ये इसमें यहां तक मैं यहीं से इसको कर रहा हूं कि यहां से ये एक सेल है, मान लो यहां से एक मेम्ब्रेन है और ये तो ये एक स्केलेटल मसल सेल है, उसमें ये क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं, ये क्या है, मेम्ब्रेन्स, और उन मेम्ब्रेन्स में ये कौन सा मायोफिब्रिल है, ठीक ठीक, ये कौन सा है, ठीक, और उससे जो निकला हुआ है ऊपर में नीचे में वो क्या है, क्रॉस आर्म या क्रॉस ब्रिज, क्रॉस आर्म, और ये कौन सा है, थिन मायोफिब्रिल, थिन मायोफिब्रिल, थिन मायोफिब्रिल, थिन मायोफिब्रिल, थिन मायोफिब्रिल, थिन। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इससे जस्ट नीचे वाला डायग्राम क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल सेल। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है, इससे जस्ट नीचे वाले में क्या हुआ है, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन। तो पार्शियल जब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन अभी हो चुका है, ये फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड है, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है रिलैक्स और पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड स्केलेटल मसल सेल में, ये रिलैक्स मसल सेल है, ये कौन सा है, रिलैक्स्ड मसल सेल है,
और ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? एज जोन का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ, और बताओ बताओ और क्या दिखने। अगर हम कहें यहां पे ऐसे लिखना, आप लिखना रिलैक्स्ड मसल सेल। क्या लिखना? रिलैक्स्ड मसल सेल। यहां पे लिखना पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल। पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल। और यहां पे लिखना फुल्ली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल या कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल। और कंपेयर करके देखते हैं। बताओ, आप लोग पास कॉमन सेंस बहुत ज्यादा है। मैक्सिमल लेंथ ऑफ मसल सेल, क्यों? इसमें कोई बताने की बात है? इसमें सबसे ज्यादा लेंथ होगा। लेंथ ऑफ सेल reduced, maximally possible reduced length, possible reduced length। नीचे वाला क्या है? पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्टेड reduced length। अब यहां पे सेल मेम्ब्रेन ये है, और यहां पे सेल मेम्ब्रेन ही है। कोई दिक्कत? अब बताओ नेक्स्ट, एच जोन एंड आई बैंड ऑफ मैक्सिमल लेंथ एच जोन एंड आई बैंड लेंथ इज रिड्यूस्ड। और इसमें बोलो कंप्लीटली डिसअपियर। एच जोन कहां से दिखेगा? अब जब तक ये थिन मायोफिब्रिल के बीच का ही, तो थिन मायोफिब्रिल तो दूसरे के ऊपर चढ़ गया, तो एच जोन डिसअपियर और आई बैंड आल्सो डिसअपियर। आई बैंड किसके बीच का स्पेस है? जहां पे थिन मायोफिब्रिल है, थिन मायोफिब्रिल भी खत्म, वो पूरा ओवरलैप कर गया है। तो एच जोन एंड आई जोन डिसअपियर। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। H zone and I band disappear। तो इस तीनों, ये आपके एनसीईआरटी डायग्राम में है कि नहीं? थ्योरी में कहीं नहीं लिखा है, और इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। एक बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल में, फुल्ली और कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल में, और रिलैक्स मसल सेल में, किसमें एच जोन एंड आईपीएन डिसअपियर होता है, किसमें रिड्यूस होता है, और किसमें मैक्सिमल लेंथ होता है? एच जोन आई बैंड का। ठीक है ना? और कोई डिफरेंस? क्या क्या ओवर? थिन मायोफिब्रिल ओवरलैप ओवर ईच अदर in fully contracted muscle cell, but in relaxed and partially contracted muscle cell thin myofibril not overlap over each other। कोई दिक्कत? थिन मायोफिब्रिल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? देखो रे, कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? बोल, कर रहा है कि नहीं? देखो ये कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? तो आप कहेंगे
कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? तो इतनी बात आपको एकदम याद होनी चाहिए। डायग्राम भी ध्यान में होना चाहिए, डायग्राम भी देके पूछ सकता है, याद दे देगा। इसको लिख दिया ए, इसको बी और इसको सी, पूछ देगा इसमें से कौन फुल्ली रिलैक्स मसल सेल है, तो इसे अंदर भी बता देगा इसको देख के, ठीक है ना। और कौन पार्शियली रिलैक्स कॉन्ट्रैक्टेड है और कौन फुल्ली रिलैक्स है। किसमें एज जोन और आई बैंड जो है ना पूरी तरह से डिसअपियर हो रहा है, किसमें पार्शियली रिड्यूस्ड हो गया, किसमें मैक्सिमल लेंथ का है। तो ये डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन, क्या हमने आपको ये बताया है थिक मायोफिब्रिल वर्सेज थिन मायोफिब्रिल डिफरेंस? नहीं, तो लिखिए, आता है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, नीट में भी इस पे क्वेश्चन आता है। क्या डिफरेंस होगा, जल्दी जल्दी बोलो, तुम लोग खुद बोल सकते हो, बोलो क्या डिफरेंस होगा। थिक मायोफिब्रिल थिक होगा, थिन मायोफिब्रिल थिन होगा, खत्म। और क्या, थिकर एंड लॉन्गर, यस, ओवरऑल इसकी लेंथ ज्यादा होती है, थिनर एंड स्मॉलर। made by only contractile proteins, made by contractile and, yes, contractile and regulatory proteins। और बोलो, और डिफरेंस बताइए, बोलो, थिक और थिन मायोफिब्रिल में और डिफरेंस बताइए। कंस्टिट्यूएंट, न्यूमरस, मियोसिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऑब्लिग मीरोमियोसिन प्रोटीन। टू एफ एक्टिन, टू tropomucin and numerous troponin complex protein। और डिफरेंस ये लिख लिया ना, ये हो गया ना, हो गया, चलो गुड। और क्या डिफरेंस है थिक मायोफिब्रिल एंड थिन मायोफिब्रिल में, बताओ भाई, और क्या डिफरेंस है, बोल बोल भाई। तो थिक मायोफिब्रिल जो है बियर क्रॉस आर्म, नो क्रॉस आर्म, न्यूमरस क्रॉस आर्म, नो क्रॉस आर्म। और बोलो, और क्या होता है अभी, ये बताओ। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान थिक मायोफिब्रिल तो अपनी ही जगह पे है, थिन मायोफिब्रिल स्लाइड ओवर द थिक मायोफिब्रिल। तो कौन स्लाइड किसके ऊपर, थिन स्लाइड ओवर थिक। थिन मायोफिब्रिल स्लाइड ओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप सबको आता है। थिक मायोफिब्रिल ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, यहां पे लिखेंगे
थिक मायोफिब्रिल इज स्टैटिक। स्टैटिक। बंडल टुगेदर बाय विच लाइन? बोलो रे। टुगेदर बाय नॉन इलास्टिक विच लाइन? एम लाइन। बंडल टुगेदर बाय इलास्टिक जेड लाइन। चल लिखो जल्दी से, हो गया? चलो लिखो, मैं आ रहा हूँ, लिखो तब तक। नहीं कुछ समझ में? अरे यार, थिन मायोफिलामेंट में एफ एक्टिन होता है, एफ एक्टिन में इंडिविजुअल जी एक्टिन होता है, तो ये इंडिविजुअल जी एक्टिन है। अब पूरा एफ एक्टिन हम नहीं बनाना है, इंडिविजुअल जी एक्टिन है, जैसे पार्शियली कवर्ड बाय ट्रोपोमियोसिन प्लस ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन आई, ठीक है ना। और ये है ट्रोपोनिन टी, ये क्या चीज है? ट्रोपोनिन टी। और वो क्या होगा? ट्रोपोनिन सी। अब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो हो जाना चाहिए, नहीं है तो जरूर होना चाहिए कि यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बहुत सारे। क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो बनाओ, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। अब ये आपको याद है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? क्या नहीं याद है? क्या मालूम? यहाँ पे चैनल्स होते हैं, कौन से याद करो? कैल्शियम आयन चैनल्स, न्यूरल कंट्रोल में बताया होगा, बताया था कि नहीं? कैल्शियम आयन चैनल्स याद करो, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में बताया होगा, बताया था कि नहीं? हाँ, तो यहाँ भी होता है। चलो ये हो गया ना, ये हो गया। तो देखो, जब मुझे मान लो जैसे कि इसको एक मुक्का मारना है, तो मुक्का मारना है तो मुझे मसल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, ये अपने आप हो जाएगा ना? पहले मैसेज भेजना होगा, मैसेज भेजेंगे किसको? मसल सेल को। तो मैसेज भेजेंगे किसके जरिए? मोटर न्यूरॉन के जरिए। ये मैसेज इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। जब ये मैसेज यहाँ पे आएगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा? डिपोलाइज। तो डिपोलाइज हुआ तो कौन सा चैनल खुलेगा? कैल्शियम आयन चैनल। कैल्शियम बाहर से अंदर घुसेगा, याद करो, घुसेगा कि नहीं घुसेगा रे? कैल्शियम। और जब कैल्शियम घुसेगा तो इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये साइनेप्टिक वेसिकल किधर मूव करेगा? टुवर्ड्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। याद करो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में साइनेप्सिस मैकेनिज्म ऑफ, साइनेप्सिस में मैकेनिज्म ऑफ जब नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन पढ़ाया था, तो हम लिखते हैं हेडिंग 2, मैकेनिज्म ऑफ मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन। as the wave of depolarization reaches to synaptic nerve। कौन सा नर्व? साइनेप्टिक नर्व।
लेड टू ओपनिंग ऑफ विच चैनल, कैल्शियम आयन चैनल। अब इसके लिए कोई बहुत सारे कैल्शियम की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत कैल्शियम जाया गया काम चल जाता है। इससे क्या होगा, दिस कैल्शियम फ्यूज विथ, बोलो याद करो, साइनेप्टिक वेसिकल, causes out movement of vesicle towards the presynaptic membrane. Which membrane? Presynaptic membrane. Towards the which membrane? Presynaptic membrane. इससे क्या होगा, as the wave of the reaches to the synaptic knoll, इसलिए यहां तक लिख लिया, लिख लिया रे, जल्दी स्पीड में लिखो। ये क्या चीज है, वो न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर जंक्शन है ना, जिसमें ये ब्लू ब्लू क्या है, पानी पानी। हाँ तो नानी नानी याद दिला देंगे हम, रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। और ये पिंक पिंक का है, आयन चैनल। ये लिख लिया। जैसे डिपोलाइजेशन कहां पहुंचा, साइनेप्टिक नॉब पे, कैल्शियम, दिस कैल्शियम फ्यूज विथ एंड कैल्शियम इंटर इनटू, ये लिखना जरूरी है, इंटर इनटू साइनेप्टिक नॉब। दिस कैल्शियम फ्यूज विथ साइनेप्टिक वेसिकल कॉजेज मूवमेंट ऑफ वेसिकल टुवर्ड्स द प्री-साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके आगे क्या होगा तुम लोग को मालूम है, क्या होगा, जब ये इधर की तरफ घूम इधर आएगा तो इससे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे इसके अंदर कौन सा चीज है, कौन सा केमिकल है इसके अंदर, न्यूरोट्रांसमीटर। और हम लोग मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं या स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और सुन लो आंख बंद करके कान खोल के, स्केलेटल मसल सेल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमेशा एक ही न्यूरोट्रांसमीटर की जरूरत होती है, दैट इज द एसिटाइलकोलिन। तो यहां से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो इन केस ऑफ, यहां डायग्राम के बगल में लिख लेना, स्केलेटल मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन there is a one neurotransmitter and that is 1NT and that is ACH। तो हमेशा यहां पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तो ये यहां तक लिख लिया, लीडिंग टू रिलीज ऑफ व्हाट, न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा, एसिटाइल कोलिन। कौन सा, एसिटाइल। एज एसिटाइल कोलिन कम इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, याद है ना, इट इमीडिएटली बाइंड विथ रिसेप्टर, बाइंड विथ रिसेप्टर। तो किससे बाइंड होगा, रिसेप्टर से।
तो यहां पे जैसे ही आपका क्या आएगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये न्यूरो ट्रांसमीटर किससे बाइंड होगा, रिसेप्टर्स। जब बाइंड होगा तो क्या होगा, हलचल, इसमें मेम्ब्रेन, लेड टू ओपनिंग ऑफ, बोलो कौन सा चैनल, सोडियम आयन चैनल इन मसल सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पे जो आयन चैनल है वो कौन सा है, सोडियम आयन चैनल। कॉजेस, इसमें जब सोडियम घुसे तो ये मसल सेल, ये वाला मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिपोलाइज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ही, कॉजेस डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल। causes depolarization of मसल सेल, causes depolarization of मसल सेल। अब देखो मसल सेल का जब ये डिपोलराइजेशन करता है, क्या करता है, मसल सेल का ये डिपोलराइजेशन जब करता है तो मसल सेल के मेम्ब्रेन से अटैच क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन रेस्पॉन्स टू डिपोलराइजेशन ऑफ मसल सेल रिलीजेज विच सब्सटेंस इनसाइड द सेल, इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, कैल्शियम। तो क्या रिलीज करेगा, कैल्शियम। लेड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म, लेड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन इनटू सार्कोप्लाज्म, राइट डाउन। अब क्या होता है, सार्कोप्लाज्म में ऑलरेडी मैग्नीशियम होता है, सार्कोप्लाज्म ऑलरेडी हैव मैग्नीशियम, क्या, तो उसमें कैल्शियम भी आ गया, मैग्नीशियम भी आ गया। चलो हो गया ये, अब इसमें ऑलरेडी क्या रहता है, मैग्नीशियम इसमें ऑल द टाइम सार्कोप्लाज्म में रहता है, सार्कोप्लाज्म में ऑलरेडी मैग्नीशियम रहता है और कैल्शियम भी आ गया। मियोसिन हेड हैव विच एक्टिविटी, विच एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एटीपीएच। लेकिन एटीपीएच की एक्टिविटी कब दिखाता है, जब उसको क्या मिलता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तब दोनों मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया, इसको क्या मिल गया, तो कोई नहीं मिला, क्या मिल गया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, है ना मूवी कोई मिल गया, तो यहाँ पे कोई नहीं मिला, क्या मिला, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इसके हेड में क्या हो जाएगा, कौन सी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी, अब ये एटीपीएच एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। जब तक उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता रहेगा तब तक ये एटीपीएच की एक्टिविटी शो करेगा। अभी सुन लो, यहां तक सुन लो, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, इसको आगे करें, चलो गुड। तो अब क्या होता है, ये जो कैल्शियम है ना, कौन सा, कैल्शियम, सम कैल्शियम आयन, सम कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, causes
एक्टिवेशन ऑफ एटीपीएस ऑफ म्योसिन हेड। इसमें किसी को कोई दिक्कत? भाई उसको एटीपीएस ऑफ म्योसिन हेड और सम कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन सी। क्यों नाम है सी, समझ में आया? बिकॉज इट बाइंड विथ कैल्शियम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन सी। इसको ट्रोपोनिन टी क्यों कहते हैं? क्योंकि इट बाइंड विथ ट्रोपोमियोसिन। और इसको ट्रोपोनिन आई क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इनहिबिट और मास्क द मियोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ जी एक्टिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाओ भाई, यह कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हुआ है। कहां से रिलीज हुआ है? हमने क्या कहा? लेड टू रिलीज ऑफ, जैसे मसल सेल का मेम्ब्रेन, डिपोलाइजेशन ऑफ मसल सेल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से जैसे मसल सेल मेम्ब्रेन डिपोलाइज होता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज होता है? लीड टू रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लो पूरी बात, लिख लो पूरी बात। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो चलो लिख लो। हो गया, लिख लिया? चलो अब क्या हो रहा है? इनमें से कुछ कैल्शियम किससे बाइंड हुआ और कुछ कैल्शियम एलॉन्ग विद मैग्नीशियम किसके एक्टिविटी को एक्टिवेट कर दिया? एटीपीएस एक्टिविटी को। किसमें? जो मियोसिन हेड में होता है। अब मियोसिन हेड में क्या अटैच रहता है? एटीपी रहता है कहीं। अब एटीपी को क्या करेगा? ये तोड़ देगा। इसमें एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। ये तो मालूम है ना, एटीपी टूटता है तो क्या रिलीज होता है? एनर्जी। ई स्टैंड फॉर एनर्जी। और ये क्या करेगा? जैसे इसे कैल्शियम अटैच होगा ना, ये पूरी तरह से डिस्प्लेस हो जाएगा यहां से एंड लेड टू द ओपनिंग ऑफ विच साइट? बोलो कौन सा साइट? मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ जी एक्टिन। दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग ऑफ, तो led to unmasking of myosin binding site of which actin? G actin। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बोलो, यहां तक कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई दिक्कत? हाँ बोलो, पॉलिटिकली सब चीज ठीक है? हाँ, तो क्या हो रहा है? एनर्जी का भी रिलीज हुआ और लेड टू अनमास्किंग ऑफ मियोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ जी एक्टिन। अब देखो यहां पे एनर्जी है, ये एनर्जी जब कहीं भी अननेसेसरी एनर्जी हुआ तो क्या होगा? कुछ ना कुछ काम तो होगा। तो इस एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है? और यहां पे ये ऑलरेडी खुला हुआ है और ये दोनों इस एनर्जी की वजह से एक दूसरे से बाइंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। और जब बाइंड कर गया तो क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज। तो इन दोनों इवेंट का नतीजा क्या होगा? ये एनर्जी और ये इवेंट, बोथ ऑफ दीज कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ विच ब्रिज? क्रॉस ब्रिज। देखो ये कौन सा फिलामेंट है? थिन। ये कौन सा है? थिक। ये क्या है? क्रॉस आर्म। इस पे क्या अटैच है? एटीपी। इसके हेड में कौन सी एक्टिविटी है? एटीपीएस। जैसे ही उसको कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला वो क्या कर देगा? एटीपी को तोड़ के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में
तो यहाँ पे क्या बता हुआ है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ साथ अनमास्किंग हो गया किसका, जी एक्टिन का। तो क्या बन गया, क्रॉस। अब वो एनर्जी बहुत है, वो एनर्जी खाली क्रॉस ब्रिज नहीं बना है, दैट एनर्जी नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द क्रॉस ब्रिज बट ऑल्सो मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टुवर्ड्स द एम लाइन, टुवर्ड्स द एम लाइन। देखो यहाँ पे इसके बीचों बीच कौन सा लाइन होगा रे, एम लाइन। तो यहाँ पे खाली क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, बल्कि इसको किधर की तरफ मूव कराएगा, एम लाइन। पहले थोड़ा कराएगा फिर ज्यादा कराएगा। तो पार्शियल मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टुवर्ड्स द एम लाइन, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टुवर्ड्स द। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एनसीईआरटी में गलत लिखा है, जो लिखा है गलत तो छोड़ दीजिए, पहले आप सही जान लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियल मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टुवर्ड्स एम लाइन, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टुवर्ड्स, ये लिख लीजिएगा अपने बुक में, एम लाइन एंड देन ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज। एक ही साथ दिखा दिया है। तो ये बात आप अपने बुक में पहले लिख लीजिए, फिर मैं आगे कहानी बताऊं। लिख लीजिए, तो आर्स ये लिख लेना, यहाँ भी बुक में लिखने से पहले यहाँ लिख लो, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम टुवर्ड्स द एम लाइन, एम लाइन। चलो हो गया, ये लिख लिया कि नहीं। गिर गया, नहीं खिलाएंगे, कितना भी लालच कर लो, अब उसी के बाद मैं यहाँ पे इसको चलो आप ABCD भी कर लो, बुक लेके आया करो, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ बुक लेके आया करो। ये बताओ, डायग्राम ए में ब्रेकेज ऑफ क्रॉस, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज मत देखो, सोचो मियोसिन से क्रॉस आर्म निकला हुआ है और थिन मायोफिलामेंट है, थिन मायोफिलामेंट पे इंडिविजुअल जी एक्टिन मास्क है, किससे किसे मास्क है, इंडिविजुअल जी एक्टिन में जो मियोसिन बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोनिन आई से और प्लस ट्रोपोमिन। अब मान लो किसी तरीके से इसमें उस सेल के अंदर सार्कोप्लाज्म में क्या आ जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो वो अनमास्किंग कर देता है और एटीपीएज एक्टिविटी को म्यूसिन हेड के एक्टिवेट कर देता है। तो एटीपी टूट जाएगा, किसमें टूटेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक। और उसके हेड में क्या कैपेबिलिटी है, दे कैन बाइंड विथ एटीपी और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बता चुके हैं कि नहीं, बता चुके हैं कि नहीं, बताया कि नहीं रे। लेकिन किसको प्रेफरेंस देगा, एटीपी को या एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को। लेकिन एटीपी रहेगा ही नहीं तो किसे बंधेगा, तो अब उसके पास एटीपी है ही नहीं तो किसे बंधा होगा। और उस दौरान जो अनमास्क हो गया तो एनर्जी जो रिलीज हुआ है, तो उस एनर्जी की वजह से दोनों एक दूसरे से बंध गया और बनने के बाद किधर मूव किया,
एम लाइन, पहले पार्शियल मूवमेंट किया फिर कंप्लीट मूवमेंट किया, कोई दिक्कत? ये बताओ, हर सेल में ऑल द टाइम रेस्पिरेटरी प्रोसेस चल रहा होता है, तो मसल सेल में भी चल रहा होगा कि नहीं? रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान किस चीज का प्रोडक्शन होता है? एटीपी का। तब तक नया एटीपी बन जाएगा कि नहीं? अब इसके सराउंडिंग नया एटीपी आ जाएगा तो इस पे कैप अटैच रहना पसंद करेगा, एटीपी या एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इस पे आके क्या अटैच होगा? एटीपी, और क्या यहां से निकल जाएगा? एडीपी। और जैसे इस पे एटीपी अटैच होगा क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। क्रॉस ब्रिज बनने के लिए इसेंशियल क्राइटेरिया है एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का म्योसिन हेड पे बंधा हुआ होना, और जैसे एटीपी उस पे आके अटैच होगा क्रॉस ब्रिज विल ब्रेक। क्रॉस ब्रिज बनने के लिए पहला क्राइटेरिया क्या है? म्योसिन हेड पे एटीपी का होना या एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का होना? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का होना। तो जब तक भाई मसल सेल जब तक ये काम कर रहा है, मूवमेंट करा रहा है, तब तक नया एटीपी बन गया और वो नया एटीपी आके उस पर अटैच हो जाता है, और जैसे अटैच हुआ क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है? एटीपी का तोड़ना। और क्रॉस ब्रिज ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत है? एटीपी का जुड़ना। किससे? मियोसिन हेड से। और क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एटीपी का तोड़ना किस पे? मियोसिन हेड पे। नहीं समझ में आया कि सर दर्द हो रहा है? आया? या सर दर्द हो रहा है? आ गया? चलो अच्छी बात है। तो क्या हो रहा है भाई, मैंने क्या कहा, प्लीज लिसन केयरफुली। मियोसिन क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? इसके एटीपी का तोड़ना। और जब तक एटीपी नहीं टूटेगा, यहाँ पे एनर्जी नहीं पैदा होगा, एनर्जी नहीं पैदा होगा तो बनेगा नहीं ब्रिज। तो एटीपी टूट रहा है, एनर्जी पैदा हो रहा है, और साथ साथ वहां पे क्या अनमास्क हो रहा है? मियोसिन बाइंडिंग साइट ओवर द जी एक्टिन। तो ये बताओ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग क्रॉस ब्रिज? बताओ जल्दी से। खाली एटीपी से हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत इन दोनों बात में? कोई दिक्कत इसमें? इसमें किसी को कोई दिक्कत भाई? भाई रिलीज ब्रेकेज ऑफ एटीपी ऑन मियोसिन हेड लीडिंग टू रिलीज ऑफ एनर्जी, बिना उस एनर्जी के क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। और दूसरा रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म लीडिंग टू अनमास्किंग ऑफ मियोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ जीएफ। कोई दिक्कत बोलो? किसी को कोई दिक्कत? लिख क्या नहीं रही है रे? क्या नहीं लिख रही है? हाँ? तुम प्रोफेसर हो, सुन लो तुमको याद हो जाएगा। हाँ? मुंह मत देखो, मुंह देखने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसको लिखोगे तो मिलेगा। तो भाई ये दो रिक्वायरमेंट है, प्लीज लिसन। तो ये बताओ, क्रॉस ब्रिज में एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन इज एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस। और साथ साथ यही एनर्जी क्या कर रहा है? पहले पार्शियल मूवमेंट फिर कंप्लीट मूवमेंट। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन इज एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस? तो लिखो अलग से, क्रॉस ब्रिज formation and muscle contraction is active process। मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं, हाँ लिख लो, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से अच्छा लिखो।
क्रॉस ब्रिज मूवमेंट। रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल, नहीं इसी से तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। खुद सोचो, आप ये सोचो, ये वाला डायग्राम आ जाओ, ये बताओ, ये क्रॉस ब्रिज पहले बनेगा, अब फिर क्या होगा, ये सब किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, इधर, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज मूवमेंट लीडिंग टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखो भाई, आप यहां पे सोचो, ये क्या है, ये है मियोसिन हेड, और जब यहां पे इससे अटैच हुआ उसके बाद ये इधर मूव करेगा तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। ये इधर से यहां पे ऐसे अटैच होगा और इधर मूव करेगा तभी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज मूवमेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, एनर्जी की। और वो एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है, एटीपी का ब्रेकेज। तो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये बताओ मसल रिलैक्सेशन कैसे होगा, हाउ मसल रिलैक्सेशन टेक्स प्लेस। कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गया, पहले पार्शियल होगा फिर कंप्लीट होगा, पहले पार्शियल होगा फिर कंप्लीट होगा। अब बताओ मसल रिलैक्सेशन के लिए क्या जरूरत है, एटीपी। किसकी जरूरत है, ये बताओ। एक ये हमारा एक चीज है, यहां ये एक इलास्टिक स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज द एन इलास्टिक स्ट्रक्चर, और यहां पे हमने इसको ऐसे खींचा है एनर्जी के साथ, तो ये इलास्टिक है तो इधर खींच जाएगा, और इसको ये हाथ से खींचा है और यहाँ हाथ से इसको पकड़े हुए तो इधर खींचा हुआ है। जैसे हाथ छोड़ेंगे ये फिर से वापस अपने स्टेट में चला जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, इलास्टिक। ये क्या चीज है, जेड लाइन, और ये क्या है, इलास्टिक, और इसे यहाँ पे क्या अटैच है, थिन मायोफिलामेंट, और थिन मायोफिलामेंट को इधर खींच रहे हैं, किसके जरिए, क्रॉस ब्रिज के जरिए। तो ये इधर खींच जा रहा है तो ये इधर हो गया, और फिर जैसे हमने इसको इस हाथ को छोड़ा था वापस अपने स्टेट में आ जाएगा कि नहीं। तो क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज नहीं होगा तो तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्रॉस ब्रिज ब्रेकेज के लिए क्या चीज की जरूरत है, एटीपी का। किसका जरूरत है, एटीपी का, और वो किसको रिप्लेस करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो लिखो मसल रिलैक्सेशन require ATP. ATP replace ADP plus inorganic phosphate over the myosin head. And this causes breakage of cross bridge. लेकिन आपके पास अगर दिमाग होगा तो क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, क्या कि सर ये तो फिर से वहां पे एटीपी एक्टिविटी है तो फिर से एटीपी टूट जाएगा ना। आपके पास दिमाग है तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं है तब भी आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल दिमाग नहीं है, ठीक है ना भाई मेरे। मैंने क्या कहा, अगर कैल्शियम है सार्कोप्लाज्म के अंदर, मैग्नीशियम तो ऑल टाइम रहता है, और कैल्शियम में तो फिर से एटीपी टूट जाएगा नहीं। जब तक सुनो सुनो, जैसे ये अनमास्किंग होता है, जैसे ये अनमास्किंग होता है उसके बाद ये क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज अभी पार्शियली मूव किया है, तब तक जितना कैल्शियम रिलीज हुआ था ना वो सब के सब वापस कहां चला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एक्टिवली, एक्टिवली का मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेचैन रहता है किसको लेने के लिए, कैल्शियम। वो कब रिलीज करता है, जब सेल मेम्ब्रेन डिपोलाइज होता है, और डिपोलाइजेशन इवेंट इज शॉर्ट लिव्ड या लॉन्ग लिव्ड, तो थोड़ी देर के लिए रहता है। और जैसे डिपोलाइजेशन इवेंट खत्म हुआ अगेन कैल्शियम कम इनटू सार्कोप्लाज्म। तो अब कैल्शियम नहीं है तो क्या ये यहाँ पे एटीपी टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो फिर से क्या हुआ, रिलीज ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, कोई दिक्कत। तो इन द मीन टाइम यहीं पे लिखेंगे एज मसल इज कॉन्ट्रैक्टिंग in the meantime calcium will
कैल्शियम एक्टिवली टेकन बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम because depolarization event is disappear. Depolarization event is disappear. तो ये बात अभी आपको ध्यान में रखना है. Depolarization event is disappear. हो गया. तो ये डायग्राम समझ में आया, ये वाला. इस डायग्राम को क्या करा, स्टेजेस इन क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज. ये डायग्राम समझ में आया, आया कि नहीं है? तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन को जब भी आपको बुक में डिस्क्राइब करना हो, आपके किसमें बोर्ड में आए, तो आप अगर ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तो 4 नंबर में से 2.5 नंबर मिलेगा. तो आप जो है ना, लेकिन आप प्लीज आप अपने +2 के टीचर को खुश रखने के लिए ये बात मत लिखिएगा, वही लिखिएगा जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो यही चाहेंगे. अगर मेरी बात लिख दीजिएगा तो आपका मार्क्स काट देंगे. ठीक है ना? कहेंगे कि बच्चा काबिल बन रहा है, उल्टा सीधा गलत लिख दिया है. हालांकि गलत ये है, लेकिन आपको यही, तो इसलिए मैं नहीं बनाया हूँ इस डायग्राम को. गलत चीज़ को मैं नहीं बनाता हूँ, तो तुम लोग को बनाना होगा. ड्रॉ दिस डायग्राम, बस ABCD कर लेना. लिखो, इसको A बनाओ, मैं नहीं बना रहा, C और D. हाँ बिल्कुल, नहीं बनाओगे तो कैसे बना पाओगे? अभी नहीं बनाओगे तो बोर्ड में कैसे बना लोगे? हाउ कैन यू ड्रॉ इन बोर्ड? और नीचे में लिखना आता है, ड्रॉ द डायग्राम विच शो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज. आता है, यही है कि ड्रॉ दिस डायग्राम. तो इस डायग्राम को बनाएंगे अभी, नहीं तो कैसे बना लेंगे? बनाओ अभी जल्दी, 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब. हाँ तो इसमें क्या है रे, चलो 6 मिनट जल्दी बनाओ, जल्दी. चलो 10 मिनट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी. A से शुरू करना, BCD, और इसमें जैसे लिखा हो वैसे ही लिखना. लेकिन क्रॉस ब्रिज वहीं बन चुका है. यहाँ पार्शियल मूवमेंट है, यहाँ पे कंप्लीट मूवमेंट है, लेकिन इसमें जो लिखा है वही लिखना. हमारा वाला बात मत लिखना, हमारे वाला बात को, नहीं तो टीचर
जो कैल्शियम रिलीज हुआ है वो वापस कैल्शियम किसके अंदर चला जाता है, वापस सार्कोप्लाज्म, और एक्टिवली जाता है कि पैसिवली? ये मैंने लिखवाया नहीं है, लेकिन ये याद होना चाहिए, एक्टिवली। देखो ये डायग्राम जरूर बना के रखना याद, ठीक है ना। देखो एक तो बोर्ड में आएगा, दूसरा नीट में भी आ सकता है। जैसे कि ये डायग्राम दे देगा और पूछ देगा कि नीचे में नहीं लिखेगा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, पूछेगा यहाँ पे ऐसे कर देगा। नीट में भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा मत सोचना कि नीट में नहीं आते हैं। ये हटा देगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ये हटा देगा। अब देखो आपको नीट में क्या करना होगा, यही बात याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई करेक्शन अभी तक नहीं आया है। तो आपसे कहा जाए कि क्रॉस ब्रिज फॉर्म ए में, बी में, सी में, डी में, तो यू शुड से सी। हालांकि रियल में कहां पे बनता है, बी में, लेकिन चूंकि अभी तक इसका एनसीईआरटी का कोई करेक्शन नहीं आया है, तो आपकी एनसीईआरटी का जो बात है वही याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी का जो बात है वही याद रखना। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्म कहां लिखेंगे, सी में या बी में? हालांकि बनता कहां पे, बी में, लेकिन लिखेंगे कहां पे, सी में। और रोटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज या स्लाइडिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज या मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज कहां पे, डी में। हालांकि यहां पे कंप्लीट मूवमेंट, यहां पे पार्शियल मूवमेंट, यहां पे फॉर्मेशन, लेकिन हमें एनसीईआरटी के बात को ध्यान में रखते हुए सही चीज को भी जानना है। व्हाट द पॉइंट? क्योंकि भाई मैं अगर गलत पढ़ाऊंगा तो आप सब कहोगे सर ये क्या बात हुई, यहाँ तो पार्शियल मूव भी कर गया, आप कह रहे मूवमेंट ही नहीं हुआ। हुआ है कि नहीं? देखो अंधा भी देख के बता सकता है, हुआ है कि नहीं मूवमेंट? लेकिन हमारे बुक में वहीं लिखता है, यहाँ बना है, लिखना चाहिए था क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, पार्शियल मूवमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज, कंप्लीट या मूवमेंट या स्लाइडिंग और कंप्लीट स्लाइडिंग और कंप्लीट रोटेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। लेकिन क्या करें, लिखा है तो हमें तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। अब देखो हमें बार बार मसल सेल को कांटेक्ट करना है, तो बार बार ये सारे इवेंट होंगे, कौन से, देख रहे हो, यहां से शुरू होगा, इतना लिखने में कितना टाइम, और ये विद इन अ नैनो सेकेंड ये हो जाता है ये काम। सोचो कितना जबरदस्त गॉड का इंजीनियरिंग है। ये सारा काम लिखने में इतना टाइम लिख रहा है, समझने में इतना टाइम लग रहा है, और विद इन नैनो सेकेंड ये हो जाता है। 1 सेकेंड के 1000वां हिस्सा में ये काम हो जाता है। हमने अभी कमा नहीं दिया, मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सोचो कितना कम टाइम में, जस्ट इमेजिन। तो ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है गॉड से भरा, ठीक है ना। देखो गॉड का कमाल, कैलिफोर्निया का क्या हो गया, लॉस एंजल्स का क्या हो गया, ठीक है ना। लॉस एंजल्स या लॉस वेगास क्या नाम है उसका, ये पूरा काम हो जा रहा है, समझ रहे हो बात को। 2 एटम बम से जितना नुकसान हो सकता है उससे ज्यादा का नुकसान हुआ है ना। अभी तक एस्टिमेटेड कॉस्ट है 13 लाख करोड़। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बजट है 5-5 लाख करोड़ जीडीपी। एक साल में 5 लाख करोड़ में पूरा पाकिस्तान चलता है, 5 लाख करोड़ में पूरा बांग्लादेश चलता है। और यहाँ पे नुकसान कितना का हो चुका है, 13 लाख करोड़ का अभी हो ही रहा है। आगे कितना हो जाएगा समझ, जस्ट इमेजिन, समझ रहे हो बात को। पूरा पाकिस्तान कंट्री चलती है कितना में एक साल में, 5 लाख करोड़ में। बांग्लादेश कितना में चलती है, 5 लाख करोड़ में। और वहां पे नुकसान कितना का हो चुका है, इतना सारा मैकेनिज्म विद इन अ नैनो सेकेंड।
नैनो सेकेंड। उसके बाद फिर क्रॉस ब्रिज बन भी जाएगा, फिर ब्रेक भी हो जाएगा, और फिर वो रेडी हो जाएगा अगेंस्ट नेक्स्ट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए, नेक कॉन्ट्रैक्शन के लिए। 1 सेकेंड के हजार हिसाब में सारा काम हो जाएगा। हो गया, ये लिख लिया, ये तो हो गया, ये बन गया, बन गया, सबका बन गया रे। अरे गोल गोल मत बनाओ, जैसे तैसे बना लो, बस आपको एक ध्यान में होना चाहिए, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट ये ध्यान में होना चाहिए। मियोसिस क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, देखो आपको 4, पहली चीज तो 4 ABCD इसलिए हमने लिखवाया, और शुरू करोगे ATP से, फिर 3 जगह पे आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ADP यहाँ पे भी अटैच रहेगा। यहाँ पे भी क्या अटैच होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिख लो, यहाँ पे भी क्या अटैच होगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक। लेकिन यहाँ पे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होगा, रिलीज होगा, और यहाँ पे क्या अटैच होगा, यहाँ पे क्या घुसेगा, ATP। तो यहाँ पे लिख लो ATP घुसिंग, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलिंग, देख रहे हो, तो ये लिख लो, ठीक है ना। और यहाँ पे ATP ब्रेकेज शुरू होगा, बिकॉज ऑफ विच एंजाइम, ATPase। याद करो, ATPase की वजह से ही तो होगा ना। और ATPase को किसकी जरूरत है, कैल्शियम एंड, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ATPase के लिए कोफैक्टर क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ATPase के लिए कोफैक्टर क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। याद करो कोफैक्टर, याद है ना। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ATPase के लिए कोफैक्टर क्या है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो आ जाओ, आपके बुक में क्या देता है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक बार देख लेते हैं। तुम लोग के बोर्ड का एग्जाम कब है, 11th का, 20 मार्च से, चलो 20 मार्च, देर भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है, ऊपर नीचे, अभी डेट नहीं है। CBSE वालों का कब है, CBSE वालों का कब है, कोई है CBSE का, भाई जैसे लेडी फातिमा वगैरह में नहीं, कोई भी नहीं है इसमें। सुनो, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। mechanism best explained by sliding filament, which is state that contraction takes place by the sliding of thin filament over the thick filament. Muscle contraction initiated by a signal sent by CNS via motor neuron. A motor neuron along with muscle fiber connected it constitute a motor unit. The junction between a motor neuron and sarcolemma, muscle cell membrane of a muscle fiber muscle cell is called as neuromuscular junction or motor in plate. यहाँ तक कोई दिक्कत, अब तो ये नहीं दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter which generate an action potential in sarcolemma. कैसे, by opening the sodium ion channel। ये बात आपके बुक में नहीं लिखा है, वो मैंने बताया। This spread throughout the muscle cell and causes release of calcium into the sarcoplasm. The calcium level led to binding of calcium with subunit of on the actin filament, thereby remove the masking of active site for myosin। कौन सा, myosin binding site of the G actin। और जो एनर्जी रिलीज हुआ था ATP के टूटने से, उससे क्या हुआ, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। कोई दिक्कत, आधा बात लिखता है, आधा बात गैप कर देता है। दिस फुल, अब इस एनर्जी की वजह से खाली क्रॉस ब्रिज नहीं बना, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एबन, टुवर्ड्स द एम लाइन। कोई दिक्कत, सेंटर ऑफ एबन का मतलब एम लाइन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एबन का मतलब एम लाइन। The Z line attached to the thin filament pull inward, क्यों, क्योंकि वो इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक है, इलास्टिक है, thereby causing a shortening of, that is contraction। It is clear from the above step that during the shortening of contraction the I band get reduced whereas the A band retain। A band में कोई लेंथ में चेंज होगा नहीं होगा, A band के लेंथ में कोई चेंज होगा, वो तो स्टैटिक रहेगा। The myosin releasing ADP go back to its relaxed state, तो its, अब यहां पे क्या लिख रहा है, द म्योसिन रिलीजिंग ATP गो बाय टू, जब वहां पे, अब ये यहां पे मैं क्या कहा, एनसीईआरटी में आधा बात लिखता है, आधा बात नहीं लिखता। एज द न्यू ATP फॉर्म दैट बाइंड विथ किससे, म्योसिन हेड, ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहां से रिलीज होगा, और वो मसल सेल अगेन क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, और ड्यू टू इलास्टिक रिक्वायल मसल सेल गोइंग टू। तो यहां पे अधूरी बात लिखता है,
न्यू, फिर से अब दोबारा वही इवेंट होगा, नया क्रॉस ब्रिज, अ न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड एंड द म्योसिन एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सुनो आगे की बात आ जाओ। एंड ब्रेकेज इज रिप्लेस causing a further size in the process continue till the calcium are pumped back to, जितनी बार कैल्शियम निकलेगा जितनी बार कॉन्ट्रैक्शन होगा जितनी बार वापस जाएगा रिलैक्सेशन होगा, खत्म बात। सिंपल, इसका देसी लैंग्वेज में यही है, जितनी बार कैल्शियम निकलेगा उतनी बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, जितनी बार रिलीज होगा उतनी बार कॉन्ट्रैक्शन होगा। वही बात पूरा लिखा है उसी को। अब ये बताओ कौन मसल सेल कितना टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये फिक्स होता है, लेकिन इट इज नॉट क्या कहते हैं यूनिवर्सल फॉर ऑल सेल्स। अब जैसे मान लो मसल सेल है, दो तरह का मसल सेल है, कौन सा? स्केलेटल मसल सेल, रेड मसल सेल एंड व्हाइट मसल सेल। जल्दी कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, व्हाइट या रेड? क्यों? क्योंकि उसमें जैसे वेव ऑफ डिपोलेशन आएगा ना, ज्यादा कैल्शियम रिलीज होगा कि कम हो? क्यों? क्योंकि कैल्शियम ज्यादा स्टोर है, तो जितने ज्यादा कैल्शियम हो तो कैल्शियम का क्रूशियल रोल है कॉन्ट्रैक्शन में, है कि नहीं? तो पहले तो ये बताओ कॉन्ट्रैक्शन टाइम किसका ज्यादा होगा, व्हाइट का या रेड का? कॉन्ट्रैक्शन टाइम का मतलब टाइम फॉर टेकिंग द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन। तो कौन देर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो किसका कॉन्ट्रैक्शन टाइम ज्यादा होगा और किसका कम होगा? व्हाइट का। तो अगर हमने एक साथ देखो क्वेश्चन, ये केबीपीवाई एनटीएससी वगैरह में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, एक साथ एक न्यूरोनल फाइबर और यहाँ पे और यहाँ पे हमने रेड मसल सेल, कौन सा? आरएमसी, और यहाँ पे व्हाइट मसल सेल, एक साथ दोनों पे मैसेज भेजा, तो जल्दी कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, व्हाइट वाला या रेड वाला? और देर से कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो वही बात लिख रहा है कि द रिएक्शन टाइम ऑफ फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल। तो किसमें रिएक्शन टाइम लॉन्गर है? रिएक्शन टाइम का मतलब समझते हो? मैंने तुमको गाली दी है, मान लो, तो गाली देने के बाद रिस्पॉन्स, अब उस गाली को जो जितना जल्दी समझ लेगा उतना जल्दी रिस्पॉन्स देगा, जो देर से समझेगा देर से रिस्पॉन्स देगा। समझ रहे बात को? तो जल्दी जो रिस्पॉन्स देगा उसका रिएक्शन टाइम कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। और जो देर से रिस्पॉन्स देगा उसका ज्यादा होगा। समझ रहे बात को? तो रिस्पॉन्स जल्दी कौन दे रहा है और देर से रिस्पॉन्स कौन दे रहा है? तो रेड मसल सेल का रिएक्शन टाइम ज्यादा हुआ या व्हाइट मसल सेल का? तो लिख लो, रेड मसल सेल और व्हाइट मसल सेल में एक डिफरेंस लिख लो, रिएक्शन टाइम फॉर रेड मसल सेल इज मोर एंड व्हाइट मसल सेल इज लेस। लिख लो डिफरेंस में, रिएक्शन टाइम फॉर रेड मसल फाइबर इज मोर, रिएक्शन टाइम फॉर व्हाइट मसल सेल या फाइबर इज लेस। जो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा उसका लेस हुआ, जो देर से रिस्पॉन्स करेगा उसका ज्यादा हुआ। अब बताओ, एक बार हमने मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, 4 बार कराया, जल्दी जल्दी कराया, आराम आराम से कराया, क्या सब में एक ही इवेंट हो रहा है या अलग अलग हो रहा है? तो भाई देखो, एक बार कराया तो कोई दिक्कत नहीं, अब बार बार करा रहे हैं और रुक रुक के करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी कराओगे तो क्या होगा? वहां पर जितना उसको ऑक्सीजन चाहिए उस सेल को उतना ऑक्सीजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो उस सेल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन शुरू होगा? लेकिन देर से एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें होगा, रेड मसल सेल में कि व्हाइट मसल सेल में? देर से। क्यों? क्योंकि रेड मसल सेल में क्या स्टोर है? ज्यादा ऑक्सीजन, और व्हाइट मसल सेल में कम ऑक्सीजन। तो जल्दी थकेगा कौन? व्हाइट। क्यों? क्योंकि उसमें कम ऑक्सीजन स्टोर है, तो जल्दी उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जल्दी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो जल्दी लैक्टिक एसिड जमा होगा, और लैक्टिक एसिड जमा होने से क्या होता है? उस मसल सेल में पेन, एहसासे दर्द, एहसासे दर्द, और लैक्टिक, इसी को कहते हैं मसल फटीगनेस। इसको क्या कहते हैं? मसल फटीगनेस। तो मसल फटीगनेस किसमें ज्यादा होगा जल्दी, व्हाइट में या रेड में? व्हाइट में। तो वही बात यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल्स कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन देम कॉजिंग
यहाँ पे अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन क्यों लिखा है रे? ये बताओ, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लीवर, मसल सेल एंड ब्रेन सेल। लीवर, मसल सेल एंड ब्रेन सेल, याद करो हमने पढ़ाया है कहाँ पे? बायोमोलिक्यूल में। बायोमोलिक्यूल में ग्लाइकोजन वाला टॉपिक जाके खोल के देखना। ग्लाइकोजन स्टोर इन मसल सेल, लीवर सेल एंड ब्रेन सेल। तो अब ये बताओ, मसल सेल में ग्लूकोज तो उतना मिलेगा नहीं, कहां से भाई? खून के जरिए तो ग्लूकोज जा रहा है। अब खून की सप्लाई उस रेट से नहीं हो रही जितना उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन तो उसमें स्टोर है और ग्लूकोज स्टोर नहीं है। उसमें क्या स्टोर है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन पहले टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में, वही मसल सेल के अंदर। और फिर वो ग्लूकोज क्या देगा? एनर्जी का प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए लिखा है अनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। तो सीधे ग्लाइकोजन फर्स्ट ब्रेक इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज का अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड का जमा हो रहा। लेकिन हमारे बुक में क्या करता है? अच्छा, ट्रिमिंग। डायरेक्ट ग्लाइकोजन का अनएरोबिक ब्रेकडाउन नहीं होता है। ग्लाइकोजन फर्स्ट ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज एंड देन ग्लूकोज का अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अब यहां पे ये बात तुम लोग को मालूम है, सब ये पढ़ लो खुद से। पढ़ो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? मैं नहीं पढ़ रहा। सब देखो, इसमें कोई ऐसा बात जो नहीं समझ में आ रहा हो, यहां तक पढ़ो, खुद से पढ़ो अपने पर्सनल प्राइवेट आंख से। आंख के सराउंडिंग जो मसल सेल है, आंख है ना, ये आई बॉल, वो वाइट मसल फाइबर्स का बना हुआ हमारे। ये आंख है, ये आई बॉल है। आई बॉल के सराउंडिंग सुपेरियर रेक्टस मसल, सुन लो नाम सुन लो खाली। इंफेरियर रेक्टल मसल्स, लेटरल रेक्टस मसल, मेडियल रेक्टस मसल, सुपेरियर ऑब्लिक, इंफेरियर ऑब्लिक, 6 मसल्स होते हैं। और ये 6 मसल्स में कौन सा मसल सेल्स होता है? व्हाइट या रेड? व्हाइट। इसलिए आंख का एक्सरसाइज करोगे ना, जब ये किया आप में से किसने किसने किया है ये वाला एक्सरसाइज, बहुत जल्दी दर्द होने लगता है ना आंख में। 5 से 6 बार ऐसे ऐसे टिप पर देखोगे ना, मालूम है ये वाला एक्सरसाइज आंख के लिए बहुत अच्छा है। ये अलग बात है कि हम में से कोई नहीं करता है, लेकिन स्टूडेंट को अगर हफ्ता में 2 बार भी कर लेना तो उसका आई में कभी दर्द नहीं होगा और उसका मसल बहुत स्ट्रांग रहेगा। बिकॉज ये मसल को आई मसल, लेकिन स्टूडेंट करता नहीं। मालूम है कैसे करते हैं? आपको क्या करना है, देखो ये सबको स्टूडेंट को कम से कम संडे के संडे, रोज खाओ अंडे नहीं, लेकिन संडे के संडे दिस एक्सरसाइज मस्ट बी डन। देखो आप ऐसे एक आप इसको ले आओ, इतना दूर पे ले आओ, इसके टिप पे देखो, इसके टिप पे देखो, और टिप पे एकदम कॉन्शियसली देखो। ये इट इज अ वेरी गुड योगा आल्सो फॉर मेकिंग द कंसंट्रेशन। तो आपका ब्रेन का भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा ही है, खाली आई मसल का एक्सरसाइज नहीं है, इट इज आल्सो गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। और स्टूडेंट्स मस्ट डू दिस एटलीस्ट वंस अ वीक, और ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक करना तो बहुत अच्छा है, आपका कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग बनाएगा। आप इसके टिप पे देखो एकदम कॉन्शियसली, और उसके बाद इसको देखते हुए अपने नजदीक ले आओ, और जहां तक ले आओ, जहां तक जब तक कि आपका आंख इसके टिप को प्रॉपर्ली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। करके देखो, करके देखो टिप को। अबे पकलो लड़की है ये, मैं इतना मोटा पेन नहीं दे, ये पेन क्या पूरा ढक्कन दिख रही है। करके देखो तुम लोग क्या डिफरेंस फील होगा। पेन के टिप को जितना दूर, पहले मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो और एकदम आंख के नजदीक लेते आओ, एक पॉइंट आएगा, उसके बाद इसका टिप क्लियरली नहीं दिखेगा, वहां तक ले आओ, उसको कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो पॉलिटिकल इवेंट वाले को भी आंख खराब होता है, एकदम वहां तक ले आओ, अपने आंख के उस डिस्टेंस तक ले आओ जब तक इसका टिप को क्लियरली दिख रहा है। 25 सेंटीमीटर से नजदीक पे नहीं दिखेगा क्लियरली। यही देखो ये पेन का टिप दिख रही है, लड़की बकलोल टिप है वो, ये इसको दिख रही है, ये टिप देखना है, पेन का टिप, ये भी टिप नहीं है प्रॉपर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, एक डिस्टेंस के बाद ये प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा। हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट 25 सेंटीमीटर के बाद ये। और इसको अगर 4 से 5 बार अगर करोगे ना तो आपके आई मसल का बहुत जबरदस्त क्या होता है? एक्सरसाइज हो जाता है, और साथ साथ ब्रेन का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है, मैं इसीलिए बताया हूं, बहुत जरूरी चीज है। आपके आई मसल साथ साथ ब्रेन का कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है इससे। तो यू मस्ट डू दिस। अब आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। आप लोग एक काम करो, ये घर पे जाना, और जाने के बाद आज ही रात में यहां से शुरू करना, और वहां तक, कहां तक? वहां तक जहां तक हमने आज अभी पढ़ाया है, अभी और भी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहां तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, और 1% भी कहीं कोई दिक्कत हो, 0.1% भी मस्ट आस्क, जरूर पूछना, ठीक है ना।
तो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है। और जहाँ कहीं भी कोई डायग्राम में, कोई वर्ड में, कोई सेंटेंस में, कोई लाइनिंग में कहीं कोई दिक्कत हो, यू मस्ट आस्क। एक टर्म आपने सुना होगा जो कि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभी 3 साल 4 साल पे एक बार रिपीट हो जाता है, रिगर मोर्टिस। नहीं सुना? कोई बात नहीं, अभी सुनो। आपने देखा होगा कोई आदमी मर जाता है, मान लो ऐसे पैर टेढ़ा करके मर गया, ऐसे ऐसे मरा है तो ऐसे ही मरा है, फिर उसका हाथ सीधा करोगे तो हाथ सीधा नहीं होता, लोग बोलता है बड़ा टेढ़ा आदमी है, मरने के बाद भी टेढ़ापना दिखा रहा है। मान लो सपोज करो एक इंसान मरा और वो ऐसे मरा है, उसका पैर ऐसे मुड़ा हुआ है और हाथ जो है ऐसे है। अरे हाथ तो ये उल्टा हो गया ना, उसका हाथ जो है ऐसे है। अब उसका हाथ वो सीधा लोग करेगा तो ये सही रहेगा, सीधा ही नहीं, पैर को सीधा करेगा सीधा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ देखो, एटीपी नीडेड फॉर ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, और उसका क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, लेकिन अब अभी तो मैं जिंदा हूं, ये ऐसे क्रॉस ब्रिज बना हुआ, मरने के बाद एटीपी बनेगा तो क्रॉस ब्रिज तो बना रहेगा, तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा ही नहीं, तो कितना भी खींचेगा टूटेगा। तो फिर लोग जोर लगा के तोड़ता है, इसको खींचता कि सीधा करे, कब्र में दफनाना है या जलाना है तो पहले सीधा करते हैं, सीधा करके जलाएंगे ये सीधा करके दफनाएंगे, तेरा नहीं दफनाएंगे, तो क्या करते हैं, तो इसको सीधा करते हैं, तो सीधा करेंगे तो क्या होगा, बहुत ताकत से, तो आप लोगों ने सुना है कभी आवाज, बहुत तेज फटाक फटाक बजता है, बहुत तेज आवाज आती है, क्योंकि जब क्रॉस ब्रिज टूटता है ना तो बहुत एनर्जी लगा के तोड़ना पड़ता है। तो गांव में लोग बात करता है, अरे देखो हड्डी टूट रहा है, मरने के बाद देखो हड्डी तोड़ तोड़ के पैर सीधा किया जा रहा है, हड्डी वड्डी नहीं टूट रहा है, क्या टूट रहा है, क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज तोड़ते हैं और उसको इसको सीधा करने के लिए तोड़ना पड़ता है, तो बहुत पट पट आवाज निकलता है, और उसके बाद फिर सीधा करते थे, इसी इसको क्या कहते हैं, रिगर मोर्टिस। मरने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड मसल सेल remain contracted. Contracted muscle cell remain contracted because of lack of ATP. अब ये बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन तो एक्टिव प्रोसेस है, मसल रिलैक्सेशन एक्टिव है कि पैसिव है? क्योंकि एटीपी तो इसमें भी जरूरत है, तो एक्टिव प्रोसेस है कि पैसिव? एटीपी इज नीडेड फॉर कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्स, तो रिलैक्सेशन इज एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस या पैसिव प्रोसेस? पैसिव। अरे बकलोल, एटीपी का इस्तेमाल यहाँ पे एनर्जी पैदा करने, एनर्जी जब इस्तेमाल होगा तब ना एक्टिव होगा, यहाँ तो एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है, एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, एटीपी तो जाके चिपक रहा है ना, एनर्जी का इस्तेमाल होता है तब कहलाता है एक्टिव, एटीपी का इस्तेमाल एक्टिव नहीं कहलाता है। किसका इस्तेमाल एक्टिव कहलाता है? एनर्जी। इसमें एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है रिलैक्सेशन में, एटीपी तो सिंपली जाके चिपक रहा है ना, जब एटीपी टूटेगा तब ना एक्टिव प्रोसेस हुआ, एनर्जी जब, तो मसल रिलैक्सेशन लिखो, एक लाइन बड़ा कॉमनली बच्चे गलती करते हैं, muscle contraction is active process because it utilizes energy, whereas muscle relaxation is passive process because it do not require energy, but both of these process require ATP. Both of these process require ATP. दोनों प्रोसेस क्या रिक्वायर करेगा? ATP. कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम?
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये रिगर मोर्टिस वाला भी ध्यान में रखना है कंसेप्ट, और ये भी, ठीक है ना। अब देखो बाकी इसमें और कोई जरूरत नहीं है जानने का बात, बाकी सब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया जितनी जरूरत है। देखो यहाँ से शुरू करना और हर चीज को पढ़ना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना, ऑनेस्टली पढ़ना, और इस पे जाके इस सारे टॉपिक पे क्वेश्चंस लगाना, ठीक है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये बताओ तो पैदा होते तो हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ बोन कितना होता है 300, और एडल्ट में कितना होता है 206। और हम लोगों में कार्टिलेज कितने तरह का है, 3 तरह का, हेलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, येलो फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। सुनो, और हमारे में एक्सोस्केलेटल क्या है, तो नेल एंड हेयर, उसके अलावा कोई और एक्सोस्केलेटल नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ हमारे बुक में, देखो सुनो, बोन और कार्टिलेज में बहुत सारे डिफरेंस हम लोग को पढ़ने हैं, वो हम लोग पूरा टीसू में पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक में, इसके जस्ट बाद मैं टीसू ही शुरू करूंगा, क्योंकि टीसू विज्ञान पढ़ा है, आगे हम लोग एक्सक्रीशन और क्या कहते हैं जो भी है ब्रीडिंग, और उसके अलावा और कौन सा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वो समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ टीसू जब हम पढ़ेंगे ना, तो बोन और कार्टिलेज में, यहाँ पे हमारे बुक में थोड़ा सा दिया है, हमारे बुक में थोड़ा सा बोन और कार्टिलेज के बारे में डिस्कशन किया। मैं एक वर्ड भी डिस्कशन नहीं करूंगा, सीधे बोन पे आऊंगा। यहाँ पे जो है ना बोन और कार्टिलेज का डिस्कशन किया है कुछ कुछ, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये बात अभी नहीं बताऊंगा, इसके जस्ट बाद जब टीसू शुरू करूंगा ना तो वहां पे बताऊंगा। अभी हम लोग बात करें तो इंसान में जो बोन होता है, उस बोन को हम लोग 2 सिस्टम में डिस्कस करते हैं।
ये व्हाइट वाला जो बोन है इसको हम कहते हैं एक्जियल स्केलेटल सिस्टम, और जो यहाँ पे बोन है इसको कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बोन्स, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बोन। जो हमने ग्रीन से, अबे तुम हो सारिक सर नहीं है रे, तुम अपने आप को आईना में जाके देखना, बिल्कुल यही दिखोगे। हाँ ठीक है ना। तो ये व्हाइट वाला जो बोन है उसको हम क्या कहते हैं, बोन ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, कैसे, यहाँ पे इससे। तो ये ग्रीन वाला जो है ये कहलाता है गर्डल बोन। अब ये डायग्राम तुम लोग को बना लेना चाहिए, भले थोड़ा सा ये मतलब ज्यादा अच्छा है। बोन्स ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, बोन्स ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो ये पिंक वाले को भी हम एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करते हैं। जिसमें से इसको हम लोग लिम्ब बोन कहते हैं, और इसको गर्दा बोन, गर्दल बोन्स, गर्दा बोन नहीं रहे, गर्दल बोन्स। कौन सा बोन, गर्दल बोन्स। इसका टोटल नंबर इन एडल्ट 80 और इसका टोटल नंबर 126। देखो तो टोटल कितना हो गया, 206। तो ये एक एडल्ट इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 206 बोन है, और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126, और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में लिम्ब बोन्स आता है और गर्डल बोन्स होता है। लिम्ब बोन्स कितना होता है टोटल, 120, हाउ मच, 120, और गर्दा बोन 6। तो आपको ये देखो, आपको क्या लग रहा है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का बोन एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के लिम्ब बोन से किसके थ्रू अटैच है। अरे आपसे मैं क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बोन लिम्ब बोन से किसके थ्रू अटैच है, डायग्राम देके बताओ रे, गर्डल बोन्स के थ्रू। ये नीट का क्वेश्चन है, किसके थ्रू, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बोन्स लिम्ब बोन से किसके थ्रू अटैच है, गर्डल। ये नीट का क्वेश्चन है। चलो बाकी का आगे बात, इतना आपको आना चाहिए।